हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी शिक्षा में पुनः आपका स्वागत है। जीव विज्ञान कक्षा 12 के अंतर्गत आज हम एक नया लेक्चर लेकर के उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा पौधों में निषेचन, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो इसके अंतर्गत हम जो चर्चा करेंगे, जो डिस्कशन के जो प्रमुख बिंदु होंगे, निषेचन, उसकी डेफिनेशन, निषेचन की खोज और निषेचन की विभिन्न प्रावस्थाएं जिसको हम चित्रों के माध्यम से समझेंगे। इसके अलावा दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन और निषेचन के उपरांत जो पुष्प में क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं, उन परिवर्तनों को पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पौधों में निषेचन पर। जैसा कि हम जानते हैं कि भ्रूण कोश के अंदर पराग नलिका जब पहुंचती है, ये भ्रूण कोश है, ये भ्रूण कोश एम्ब्रायो सैक, और इस एम्ब्रायो सैक में जब पराग नलिका क्या होती है, पहुंचती है, तो पराग नलिका के पहुंचने पर उसका जो अग्रशिरा है, अग्रशिरा क्या हो जाता है, फट जाता है। ये देखिए, ये अग्रशिरा, और ये अग्रशिरा भ्रूण कोश में पहुंचने पर फट जाता है, जिससे दोनों जो केंद्रक हैं, जो मेल गैमीट्स हैं, ये नर केंद्र के एक एक करके भ्रूण कोश में स्वतंत्र हो जाते हैं। इनमें से एक नर केंद्रक अंड कोशिका, ये एग सेल यहाँ पर है, इस एग सेल के साथ संयोजन करता है और इस प्रक्रिया में बनता है जाइगोट, जो कि द्विगुणित होता है और जिसे निषेचन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मकों का संलयन होता है, निषेचन कहलाता है। दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद के भीतर नर तथा मादा युग्मकों के संलयन द्वारा द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होना निषेचन कहलाता है। ठीक है, अभी निषेचन की जो खोज की थी वो की थी सबसे पहले स्टान्सबर्गर ने 1884 में, और किस में की थी इन्होंने, लिलियम पादप में की थी। ध्यान रखना आपको, लिलियम पादप में निषेचन की खोज सबसे पहले स्टान्सबर्गर ने 1884 में किया था। अब इनके अनुसार कि जो आवर्तबीजी जो पौधे होते हैं उनमें जो नर युग्मक है, जो मेल गैमीट्स हैं, अभी हमने यहाँ पर देखा कि परागकणों के अंकुरण के पश्चात एक नलिका बनती है जिसको कहते हैं पराग नलिका या पोलन ट्यूब, और इसी पोलन ट्यूब की सहायता से ये दो जो मेल गैमीट्स हैं ये इस बीजांड से होते हुए भ्रूण कोश में पहुँचते हैं। तो इनके अनुसार कि आवर्तबीजी पौधों में जो नर युग्मक हैं वो पराग नलिका की द्वारा या पराग नलिका की सहायता से इस अंड कोशिका तक पहुंचते हैं। तो इसलिए इन्होंने इस प्रक्रिया को नाल युग्मन भी कहा। ठीक है, या इन्होंने इस प्रक्रिया को नाल युग्मन भी नाम दिया है। ठीक है, और किसके अनुसार है ये है स्टान्सबर्गर के अनुसार है। ठीक, अब इसमें जो निषेचित जो अंड है, यहाँ पर जो एग सेल है जिसके साथ एक नर युग्मक संयोजन करता है, और संयोजन करने से एक द्विगुणित गुणसूत्र युक्त कोशिका बनती है जिसको कहते हैं युग्मनज, जो कि आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करता है। दूसरा जो नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक से संयुग्मन करता है और एक त्रिगुणित कोशिका जिसको कहते हैं भ्रूणपोष केंद्रक या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है। द्वितीय केंद्रक में पहले से ही, जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ पर ये सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये देखिए, इसमें पहले से ही दो केंद्रक होते हैं, इसलिए यानी कि ये पहले से क्या होता है, 2n होता है। ठीक है, अर्थात द्विगुणित केंद्रक होता है।
परंतु एक नर युग्मक के, यानी कि जब दूसरा नर युग्मक यहाँ पर आ जाता है तो उस नर युग्मक के संयोजन के पश्चात इसमें केंद्रकों की संख्या कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। अब कितनी हो जाती है? 3 केंद्रक हो जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर 3 केंद्रकों के संयोजन होने से इसको कहा जाता है त्रिसंलयन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 केंद्रकों का संलयन होता है या 3 केंद्रक संलयित होते हैं। और इससे बनी जो संरचना है उसको कहा जाता है, अब उसको कहते हैं भ्रूणपोष या भ्रूणपोष नाभिक कहा जाता है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है अब 3n हो जाएगी अब, क्योंकि एक नर युग्मक इसके साथ संलयन हुआ, 2n ये पहले से था, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो जाता है 3n हो जाता है। तो इसलिए इसको, इस केंद्रक को त्रिगुणित केंद्रक भी कहा जाता है। अब इसमें आते हैं निषेचन की प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं। सबसे पहला पराग कणों का अंकुरण और पराग नलिका का निर्माण। दूसरा पराग नलिका का मार्ग या बीजांड में प्रवेश। और तीसरा पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। आइए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण। तो जब पराग कोश, हमने इससे पहले पढ़ा था, इस प्रकार से ये परागकोश की संरचना, इसमें 4 चैम्बर और इन्हीं 4 चैम्बरों में पराग कण बनते हैं। और जब ये परागकोश क्या हो जाता है, परिपक्व होकर के प्रस्फुटित हो जाते हैं, तो इसके फलस्वरूप पराग कण या पॉलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, इस प्रकार बाहर निकल आते हैं। और विभिन्न माध्यमों जैसे वायु, जल, कीट और जंतुओं के माध्यम से ये जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर के ये वर्तिकाग्र वाला भाग है, स्टिग्मा वाला भाग है, इस वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। अब इस वर्तिकाग्र पर क्या है, शर्करा और मैलिक अम्ल युक्त पदार्थ स्रावित होता है यहाँ पर। और ये परागकण जिसको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करके ये फूल जाते हैं। जब ये फूल जाते हैं तो इसका जो, ये देखिए परागकण का ये भीतरी आवरण अंतोचोल या इंटाइन कहलाता है, और ये बाहर वाला ये कहलाता है एक्साइन, ये बाह्यचोल। तो अंतःचोल बाह्यचोल को तोड़ते हुए या फाड़ते हुए किसी एक जनन छिद्र से एक नलिका का निर्माण, इस प्रकार से नलिका का निर्माण कर लेता है। और इस नलिका को कहते हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ, ये नलिका को कहते हैं, इसको कहा जाता है पॉलन ट्यूब या पराग नलिका कहते हैं। देखिए पॉलन ट्यूब या पराग नलिका। तो पराग नलिका का निर्माण कौन कर रहा है, ये जो पॉलन ग्रेन है उसका एंटाइन वाला आवरण, जो कि बाह्यचोल को क्या कर रहा है, फाड़ करके उसको तोड़ करके एक जनन छिद्र से नलिका के रूप में बाहर निकल रही है। तो ये नलिका जो बनी, उसी नलिका को कहते हैं पराग नलिका। और इसी पराग नलिका की सहायता से जो 2 नर युग्मक हैं, मेल गैमेट्स हैं, वो भ्रूणकोश में पहुंचते हैं या बीजांड से होते हुए भ्रूणकोश में पहुंचते हैं। और इस फीमेल जो यहाँ पर एग सेल है उसके साथ एक संलयन करता है और एक यहाँ पर द्वितीय केंद्र के साथ संलयन करता है, ठीक है, जो हम अभी चर्चा कर चुके हैं। अब जो इसमें जो जनन कोशिका है, वो जनन कोशिका विभाजित हो जाती है, ये परागकण है, इसमें जनन कोशिका ये विभाजित हो जाती है और 2 न्यूक्लियस में परिवर्तित होता है, 2 न्यूक्लियाई बना लेती हैं। और इनको कहते हैं मेल गैमेट्स या न्यूक्लियाई, मेल गैमेट्स या न्यूक्लियाई बन जाता है। तो यानी कि जो मेल न्यूक्लियाई हैं उनका निर्माण होता है जनन कोशिका से, जो कि विभाजित होकर के 2 नर केंद्रक बनाता है। अब ये जैसे मैंने आपको कहा कि दोनों इस पराग नलिका में आ जाते हैं और इस पराग नलिका से होते हुए बीजांड में और बीजांड से भ्रूण कोश में पहुंचते हैं, ठीक है। अब आता है इसमें पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अब पराग नलिका बन गई है,
परागनलिका का आपने देखा कि निर्माण इस प्रकार से निर्माण हो गया है, परागनलिका बन गई है ये। अब ये परागनलिका जब बन जाती है तो अब ये बीजांड में किन किन मार्गों से होकर के प्रवेश करता है। तो यहाँ पर 3 अवस्थाएं या 3 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ये वाला आपको दिख रहा है, दूसरा ये आपको दिख रहा है, और तीसरा ये वाला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पोरोगेमी, दूसरा चैलेजोगेमी और तीसरा मेजोगेमी। तो जो पराग नलिका है अब वो वर्तिकाग्र से अब आगे बढ़ती है वर्तिका में, और इस वर्तिका से होती हुई बीजांड की तरफ गति करती है। तो जो पराग नलिका का जो यानी कि जो वर्तिका में मार्ग बनाने के लिए, यानी कि जो पराग नलिका है इस वर्तिका में रास्ता बनाने के लिए एक एंजाइम का स्राव करती है जिसका नाम है पेक्टोनेज। इस एंजाइम को स्रावित करती है, ठीक है, और इस प्रकार से वो वर्तिका के ऊतकों को घुलते हुए आगे की ओर बढ़ती है। तो पराग नलिका की जो गति है वो रसायनुवर्ती कारकों के कारण अंडाशय की ओर होती है, जिससे पराग नलिका अंडाशय में स्थित बीजांड में प्रवेश करता है। इस बीजांड में ये प्रवेश करता है, ठीक है। अब पराग जो नलिका है बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से होता है, 3 तरीके से प्रवेश करता है। पहला अंडद्वारी प्रवेश या पोरोगेमी, यहाँ पर आप देखें, और यहाँ पर ये पराग नलिका दिखाई दे रहा है कहाँ से ये बीजांड में प्रवेश कर रहा है। तो पराग नलिका जब बीजांड द्वार से, ये बीजांड द्वार है, तो जब बीजांड द्वार से पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है तो उस प्रवेश को कहा जाता है अंडद्वारी प्रवेश या पोरोगेमी। तो देखिए पराग नलिका पोलन ट्यूब, और ये देखिए इस प्रकार से ये अंड द्वार से या बीजांड द्वार से क्या हो रही है, बीजांड में प्रवेश कर रही है। इसको कहता है अंडद्वारी प्रवेश। अधिकांश पौधों में जो पराग नलिका है वो इसी यानी कि अंडद्वारी प्रवेश होता है, बीजांड द्वार से प्रवेश करता है। दूसरा है निभागी प्रवेश, ये देखिए चैलेजोगेमी, स्पष्ट है चैलेजा से होते हुए। पराग नलिका जब बीजांड में निभाग क्षेत्र से प्रवेश करती है, यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं कैजुराइना, बिटुला आदि। तो जब ये पराग नलिका, ये देखिए चैलेजा है ये, यानी कि निभाग वाले क्षेत्र से प्रवेश करता है कहाँ, बीजांड में। तो इस प्रकार के प्रवेश को कहते हैं निभागीय प्रवेश, ठीक है। तीसरा है मीजोगेमी, अध्यावरणीय प्रवेश या मीजोगेमी। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि ये अध्यावरण से होते हुए बीजांड में प्रवेश कर रहा है पराग नलिका। तो जब पराग नलिका बीजांड द्वार वो निभाग क्षेत्र को छोड़ करके अन्य भागों, और अन्य भागों कौन से, जैसे अध्यावरण, ये देखिए यहाँ कि इस प्रकार से ये अध्यावरण से होते हुए या इस प्रकार से फ्यूनिकल्स इस प्रकार से जो है क्या होते हुए कहाँ पहुँचता है, बीजांड में। तो ऐसे प्रवेश को कहते हैं अध्यावरणीय प्रवेश। तो जैसे कुकुरबिटा है तो इनमें अध्यावरणीय प्रवेश होता है, यानी कि जो पराग नलिका है वो अध्यावरणीय या अध्यावरणों से होते हुए या इसके अलावा अन्य भागों से होते हुए केवल बीजांड द्वार और निभाग को छोड़ करके अन्य भागों से प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये था पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अब तीसरा आता है इसमें पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। अब बीजांड में तो पहुंच गया, अब भ्रूण कोश में उसको पहुंचना है पराग नलिका को। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से वो पहुंचता है और कौन कौन से मार्ग होते हैं। तो बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका भ्रूण कोश में सदैव बीजांड द्वार या अंड द्वार सिरे से ही प्रवेश करती है। अब चाहे वो निभागी प्रवेश हुआ हो, चाहे वो अध्यावरणीय प्रवेश हुआ हो, तो जो भ्रूण कोश में जो पराग नलिका है वो हमेशा अंड द्वार की तरफ, जिस तरफ जो है ये एग सेल स्थित होती है, देखें उसको कहते हैं, यहाँ इस वाले तरफ को कहते हैं अंड द्वार, ठीक है। तो यहीं से ये पराग नलिका अंदर भ्रूण कोश में पहुंचती है। अब पराग नलिका भ्रूण जो कोश है उसमें कई प्रकारों से या कई तरह से प्रवेश करती है। पहला
अंड कोशिका तथा एक सहायक कोशिका के मध्य से भ्रूण कोश में पहुंचती है। ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये देखिए यहाँ पर ये पोलर न्यूक्लियाई है, एंटीपोडल सेल। अब देखिए पराग नलिका इस प्रकार से पहला जो मार्ग उसका होता है वो अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका के मध्य से होते हुए, ये देखिए इस प्रकार, ये एक सहायक कोशिका है, ये देखें, और ये अंड कोशिका के बीचों बीच एक सहायक कोशिका और ये अंड कोशिका के मध्य से होकर के भ्रूण कोश में यहाँ क्या होती है, वो पहुँचती है। कौन? पराग नलिका। दूसरा, सीधे एक सहायक कोशिका से होते हुए, या तो सीधे देखिए इस प्रकार से ये, और ये भ्रूण कोश में ये जो पराग नलिका है वो सीधे एक सहायक कोशिका को भेदते हुए क्या होती है, इस भ्रूण कोश में पहुंचती है। ठीक। तीसरा है एक सहायक कोशिका तथा भ्रूण कोश की भित्ति के मध्य से होते हुए, मान लीजिए इस प्रकार से ये है, ये भ्रूण कोश, ये इसकी जो है वाल है ये। तो ये जो पराग नलिका है वो इस प्रकार से एक सहायक कोशिका तथा भ्रूण कोश की भित्ति से होते हुए, ये देखिए इस प्रकार, ये देखिए। तो इधर आप देखेंगे ये सहायक कोशिका की वाल होगी और इधर जो है ये भ्रूण कोश की वाल यानी कि भित्ति होगी। तो इन दोनों के मध्य से होकर के ये इस भ्रूण कोश में क्या होता है, ये प्रवेश करता है। अब इन तीनों मार्ग से पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करता है और मध्य भाग में पहुंच करके जब ये बीच में यहाँ पहुंच जाता है तो इसका अग्रभाग जो है ये फट जाता है और इसके परिणाम स्वरूप दोनों जो नर युग्मक थे वो यहाँ क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से ये यहाँ इस प्रकार मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जो पराग नलिका है उसमें जो कायिक केंद्रक होता है वो स्वतः नष्ट हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो सहायक कोशिकाएं होती हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार जो आवर्तबीजी जो पादप हैं उनमें नर युग्मक भ्रूण कोश में पराग नलिका के द्वारा पहुंचते हैं, जिसको स्ट्रासवर्गर ने नाल युग्मन भी कहा था। ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं और इसमें निषेचन की कौन कौन सी परावस्थाएं हैं। अभी हमने देखा कि जो पराग नलिका है वो विभिन्न मार्गों से होते हुए भ्रूण कोश में पहुंच जाता है और जब भ्रूण कोश में पहुंचता है तो उसका अग्रभाग फट जाता है और फटने पर ये जो दो नर युग्मक थे वो क्या हो जाते हैं, भ्रूण कोश में मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। तो जब युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं भ्रूण कोश में, तो स्वतंत्र होने पर एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजित होकर के एक द्विगुणित युग्मनज बनाता है, यानी कि डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है और जो आगे चल कर के भ्रूण का निर्माण करता है। अब इसे कहते हैं, इस प्रक्रिया को सिंगैमी या सत्य निषेचन कहा जाता है। ठीक है। दूसरा जो नर युग्मक है, यहाँ पर आप देखेंगे मेल गैमीट से दो एक एक्सेल के साथ संयोजन हुआ। ठीक है। और ये बना लेता है यहाँ पर जाइगोट बना लेता है। देखिए यहाँ पर ये जाइगोट लिखा है और जाइगोट क्या होता है, द्विगुणित होता है जो आगे चल करके भ्रूण बनाता है और इस प्रक्रिया को सिंगैमी या सत्य निषेचन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है। दूसरा जो नर युग्मक है, देखिए यहाँ पर दूसरा जो नर युग्मक है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाता है, संयोजित हो जाता है, संलयित करता है और संलयित करके एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनाता है। ये देखिए ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है जो 3N होता है। ठीक है। जिससे भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म बनता है। यह द्वितीय निषेचन कहलाता है। इस द्वितीय निषेचन में 3 अगुणित केंद्रकों का, जैसा हमने पहले भी कहा है, कि संलयन होता है। इस कारण इसे त्रिसंलयन या त्रिसंयोजन भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म बना
यहाँ पर 3 केंद्रकों का आपस में क्या होता है, संयोजन होता है। 2 तो पहले से ही आप देखते हैं ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो मिलकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। एक ये दूसरा वाला जो क्या है मेल गैमीट्स हैं, ये इनके साथ क्या करता है, संयोजन करता है। इस प्रकार 3 केंद्रक यहाँ पर मिलते हैं, संयोजित होते हैं, संलयित होते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को कहते हैं त्रिसंलयन या त्रिसंयोजन, क्योंकि यहाँ पर 3 केंद्रकों का संलयन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर 2 निषेचन हो रहे हैं, प्रथम जिसको हमने सत्य निषेचन कहा और एक दूसरा द्वितीय निषेचन। इस प्रक्रिया को तब कहते हैं द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। अब द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, SG नवासिन 1898 में, और किस में किया था, किस पादप में, फ्रिटिलेरिया में उन्होंने किया था। या दूसरा एक पादप और है जिसको लिलियम और फ्रिटिलेरिया में ये डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी SG नवासिन 1898। अब द्विनिषेचन के जो पश्चात, जैसा भी हम बात कर चुके हैं कि त्रिगुणित 3N गुणसूत्रों वाला प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, और यह भ्रूणपोष भ्रूण के पोषण में सहायता करता है तथा बीज के अंकुरण के समय मुख्य भोज्य पदार्थ संग्रह ऊतक के समान कार्य करता है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये फर्टिलाइजेशन और ये निषेचन की विभिन्न प्रावस्थाएं यहाँ पर आप देखते हैं। पहले प्रावस्था में आप देखते हैं कि जो पॉलन ट्यूब जब भ्रूण कोष में पहुँचता है तो अग्रसिरा फट जाता है, दोनों नर युग्मक यहाँ स्वतंत्र हो जाते हैं। एक नर युग्मक आप देखते हैं कि एग सेल के साथ, और दूसरा जो नर युग्मक है वो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ देखिए यहाँ पर संयोजित हो जाता है। तो फ्यूजिंग फर्स्ट मेल एंड फीमेल गैमीट्स, और ये यहाँ पर बना लेता है जाइगोट, जो आगे चल करके भ्रूण बनाता है। जाइगोट 2N होता है। सेकेंडरी जो मेल न्यूक्लियाई हैं ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ संयोजन करता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, और ये बनाता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि क्या होता है, त्रिगुणित होता है, और ये भ्रूणपोष बनाता है। और भ्रूणपोष क्या कार्य करता है, भ्रूणपोष करता है कि जो भ्रूण है उसका पोषण, ठीक है, तथा बीज के अंकुरण के समय मुख्य भोज्य पदार्थ संग्रह ऊतक के समान कार्य करता है। ठीक। अब आते हैं आगे, निषेचन के उपरांत महत्वपूर्ण परिवर्तन। पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन हो जाते हैं, ये पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखा है। सबसे पहला द्विगुणित जाइगोट बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है, और ये भ्रूण विकसित होकर के प्रांकुर, मूलांकुर और बीज पत्रों में या बीज पत्रों से मिलकर के बनता है, यानी कि जो भ्रूण है। ठीक है। और भ्रूण का विकास हो रहा है किससे, जाइगोट से। दूसरा इसमें आता है कि त्रिसंयोजन से बना प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक विभाजित होकर के भ्रूणपोष बनाता है, जो विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तीसरा, भ्रूण के विकसित होने तक बीजांडकाय पूर्णतः विलुप्त हो जाते हैं, जो बीजांडकाय हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। उसके बाद जो बाहरी और भीतरी जो अध्यावरण है वो बीज का बीजचोल बनाते हैं। निषेचन के बाद जो बीजांड हैं, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि बीजों का जो निर्माण है वो बीजांड से होता है, और वो निषेचन के बाद। उसके बाद जो अंडाशय हैं, अंडाशय जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा था, ये इस प्रकार से ये एक स्त्री केसर की संरचना, ये बीजांड, और ये बीजांड बनाता है निषेचन के बाद। जो बीजांड है ये बीजांड बना लेता है बीज, और ये जो अंडाशय है ये बना लेता है फल, अंडाशय बना लेता है फल। ठीक है। अंडाशय विकसित होकर के फल में रूपांतरित हो जाता है। इसके अलावा वर्तिका है, वो फल से पृथक होकर के झड़ जाते हैं। इसके अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे दल, बाह्यदल, पुंकेसर आदि सूख करके गिर जाते हैं। तो ये निषेचन के उपरांत महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं किसमें, पुष्प में। अब आते हैं यहाँ पर द्विनिषेचन का महत्व।
द्विनिषेचन जैसा कि हम पढ़ चुके हैं और हमने देखा कि यह आवृतबीजी पौधों का एक मुख्य और प्रमुख लक्षण है और इस क्रिया के पश्चात विशेष ऊतक बनते हैं जिसको कहते हैं भ्रूणपोष, और जो भ्रूण को तथा बीज के अंकुरण के समय पोषण प्रदान उनको करता है। बिना द्विनिषेचन के भ्रूणपोष का निर्माण नहीं होता है, ऐसे बीजों में अंकुरण नहीं हो पाता है। ठीक है, और त्रिसंयोजन भ्रूणपोष की वृद्धि और निर्माण के लिए उद्दीपन प्रदान करता है। तो कई बार आता है द्विनिषेचन का महत्व बताइए, और अगर द्विनिषेचन नहीं होता तो क्या होगा, तो द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण भी नहीं होगा। तो भ्रूणपोष नहीं बनेगा तो जो बढ़ता हुआ जो भ्रूण है जो एक नवोद्भिद पौधे को बनाता है उसके लिए पोषण नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए आज का हमारा ये जो टॉपिक था ये यहीं पर समाप्त होता है। अगले सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।